Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mazhar Abbas, Assistant Professor, Government Postgraduate College, Sahiwal. Welcome to the online class of Organic Chemistry, BS6 semester. Hopefully you will be in good and sound health. May Almighty Allah keep us all safe and sound. Dear students, हमारा ये कोर्स कैम 361 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वाला चैप्टर जो है आपके सिलेबस में शामिल है। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर aromatic, electrophilic and nucleophilic substitutions. These are the type of reactions in which an atom or group of atom is replaced by another atom or group of atoms. Such reactions are called substitution reactions. यानी इन reactions में कोई atom या group of atom जो है वो सबस्ट्रेट मालिक्यूल में से लीव करता है और वो जो पोजीशन या एटम विकेट करता है दैट पोजीशन, दैट साइट इज़ ऑक्युपाइड बाय एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो सच रिप्लेसमेंट्स और डिस्प्लेसमेंट्स में आल्सो बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशंस। यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो दैट इज़ वाई सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं या जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, इफ़ दिस डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन अकर्स ऑन द एरोमेटिक न्यूक्लियस और सबस्ट्रेट, यानी एरोमेटिक मालिक्यूल के ऊपर अगर ये काम हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है, देन दे आर termed as aromatic substitution reactions. Now, और इसी तरह पहले हमने BS सेमेस्टर 5 में हमने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले भी डिस्कस किए हैं, बट दोज वर एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि उसमें जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल है जिसमें रिप्लेसमेंट होती है वो एलिफेटिक नेचर का था, वो एरोमेटिक नहीं था। तो दोज वर एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. But now in this chapter we will discuss aromatic substitution reactions. There are large number of aromatic substitution reactions. So these aromatic substitution reactions can be divided into 3 categories depending upon the nature of attacking species. They may be electrophilic aromatic substitutions. अगर अटैकिंग ग्रुप जो है जिसका फर्स्ट स्टेप में अटैक जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। अदर्स आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अटैकिंग ग्रुप की आइडेंटिटी ये है कि वो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। और अगर वो फ्री रेडिकल नेचर का अटैकिंग ग्रुप है तो फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को एरोमेटिक न्यूक्लियस पर रिप्लेस करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, और फ्री रेडिकल में एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस करता है। नो इन तीनों में से जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं दे आर मोस्ट कॉमन रिएक्शंस। उसकी वजह ये है कि जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ल्यूविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है जब एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी इसको अप्रोच करता है। उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं एरोमेटिक रिंग में हर कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है
और हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है. तो ऑल दीज p ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, they continuous with each other, they overlap continuously with each other to give rise to the continuous sheath of electron cloud above and below the ring. This electron cloud is called delocalized or diffused electron cloud. So due to the presence of this delocalized electron cloud above and below the ring, it can act as source of electron, it can act as a Lewis base or nucleophile. So it is more likely to be attacked by an electrophile. Electrophile जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है इस पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ देयर कम्बिनेशन इज़ नेचुरल. So these reactions are very common, but nucleophilic aromatic substitution reactions are relatively rare. इसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो चूँकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, तो व्हेन इट अप्रोचेस द एरोमेटिक न्यूक्लियस, this approach becomes difficult due to the repulsion offered by the aromatic nucleus. और अगला पॉइंट ये है कि अनलाइक अल्कीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रादर दैन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस. तो ये भी BS 5 सेमेस्टर में हमने एडिशन रिएक्शन भी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी डिस्कस किए हैं कि अल्कीन जो हैं से फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सीन जो है, इस पर अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो इट विल बी कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है, तो दैट कार्बोकेटाइन इज़ अटैक्ड सब्सिक्वेंटली बाय अ न्यूक्लियोफाइल, और डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इन दिस वे एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो होती है. लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है, जो एरोमेटिक रिंग है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होती. उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो और डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाए तो इसका जो एरोमेटिक करैक्टर है उसका लॉस हो जाता है. तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है, दैट लूजेस हाइड्रोजन आयन and that to regain the aromatic stability. Now these electrophilic aromatic substitution reactions को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और लार्ज मेजॉरिटी ऑफ दीज रिएक्शन दे फॉलो वन मैकेनिज़्म, दैट इज़ अरीनियम आयन मैकेनिज़्म. अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दो तरह का होता है. इलेक्ट्रोफाइल में बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और इट मे बी अ पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल. If the electrophile is a positive ion, positively charged ion,
तो फिर अरीनियमाइन मैकेनिज़्म जो है ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप जो है उसमें ये एरोमेटिक न्यूक्लियस का जो है वो अटैक होता है ये इलेक्ट्रोफाइल पर, और इन दिस वे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है। और ये कार्बोकेटाइन में एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बेंजा जो है अलाइलिक टाइप कार्बोकेटाइन और हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है अदर कार्बन्स पर डीलोकेलाइज हो रहा है, और ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन जो बन रहा है विच इज़ इक्वलेंट टू दिस कार्बोकेटाइन इज़ कॉल्ड अरीनियम आइन। इसके और नाम भी हैं, इसको वैलेंट इंटरमीडिएट भी कहते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स भी कहते हैं, अरीनियम आइन भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज़ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ एरोमेटिक रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल and formation of sigma complex valent intermediate, and second step is the loss of hydrogen ion from this aromatic nucleus with the help of base. It is usually assisted with the help of base. Base helps remove this hydrogen ion and aromatic character is regained. Now this carbocation is no doubt resonance stabilized, but as compared to starting reactant and product, it is highly unstable and readily undergoes into the product by the loss of hydrogen ion. और दूसरी कैटेगरी ये है कि इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ पॉजिटिव एंड ऑफ द डाईपोल। जैसे ये एक जो है वो डाईपोल मॉलिक्यूल है जिसमें वाई पर पॉजिटिव चार्ज है और जेड पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोफिलिक एंड है, और इस पर ये एरोमेटिक रिंग का अटैक होता है। तो इसमें ये है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ख़त्म हो जाता है समवेयर इन द प्रोसेस, जेड रिमूव हो जाता है, और ये अगेन वो सिग्मा कम्प्लेक्स जो है वो बनता है, और फिर उससे लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइन होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो ये है अरीनियम आइन मैकेनिज़्म। नाउ वी विल डिस्कस द एविडेंसेस फॉर द मैकेनिज़्म। तो पहली एविडेंस जो है वो है आइसोटोपिक इफेक्ट। Isotopic effect is based on the fact that the breaking of carbon deuterium or carbon tritium bond is more difficult than breaking of carbon hydrogen bond. इसकी वजह ये है कि हैवी आइसोटोप के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है ये ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट इज़ नॉट ईज़िली ब्रोकन। तो और अब अगर ये जो बॉन्ड्स हैं, इफ़ दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, देन द कंपाउंड्स with heavy isotopes undergo slow substitution reactions than the compounds with the heavy with no heavy isotope. यानी deuterated substrate will give slower substitution reaction than non-deuterated substrates. अगर ड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट के अनड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट के केस में रेट जो है उसको KH से रिप्रेजेंट करें, और ड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट के केस में KD से रिप्रेजेंट करें, तो KH over KD शुड बी ग्रेटर दैन 1, एंड दिस रेट स्लोइंग इफेक्ट इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। लेकिन अरीनियम आइन मैकेनिज़्म में हम देखते हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज़ ब्रोकन इन द सेकंड स्टेप विच इज़ नॉन रेट लिमिटिंग स्टेप। सो वो रिएक्शन जो कि अरीनियम आइन मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं, दे डू नॉट शो द आइसोटोपिक इफेक्ट, यानी उनमें ये रेशो जो है KH over KD वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा, यानी अनड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट का रेट और ड्यूटरेटेड सबस्ट्रेट का रेट जो है वो बराबर होगा और कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये जो है एविडेंस है
इसकी अरेनियम आयन मैकेनिज़्म की। कुछ लेकिन ऐसे रिएक्शन भी हैं इन विच फॉलो दिस मैकेनिज़्म बट शो आइसोटोपिक इफेक्ट एज वेल, यानी उनमें KH और KD की रेशो जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ऑल दो वैल्यूज़ आर लेस दैन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ज़्यादा हैं लेकिन वैल्यूज़ 1 और 3 की रेंज में होती है। इट इज़ ड्यू टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट स्टेप। अब अरेनियम आयन में ऐसे रिएक्शंस में एक्चुअली फर्स्ट स्टेप, ये हमने दोबारा अरेनियम आयन मैकेनिज़्म जो है वो लिखा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और फर्स्ट स्टेप जो है वो इन रिएक्शन में रिवर्सिबल हो जाता है। जब फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होता है तो ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस। अब फॉरवर्ड प्रोसेस जो है उसके रेट को अगर K1 से रिप्रेजेंट करें तो बैकवर्ड प्रोसेस के रेट को K-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप में उसी तरह लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है और इसके रेट को हम K2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये रिएक्शन जिनमें ये फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है मे और मे नॉट शो आइसोटोपिक इफेक्ट, बिकॉज देयर आर 2 केसेस विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट केस इनमें ये होता है कि जो सेकंड स्टेप का रेट है K2 दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रिवर्स स्टेप, एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट स्टेप। तो इस केस में क्या होगा कि सेकंड स्टेप जो है वो रिवर्सिबल तो है फर्स्ट स्टेप, लेकिन रिवर्सिबिलिटी जो है दैट इज़ नो लॉन्गर रिमेन्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द इंटरमीडिएट गो टू द प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप इज स्टिल फास्ट एंड फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दस रिएक्शन डू नॉट शो एनी आइसोटोपिक इफेक्ट। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो ये है कि उसमें जो K-1 है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। अब ये K-1 है, इसमें इंटरमीडिएट जो है यानी अरेनियम आयन जो रिवर्सिबली ब्रेक होकर वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो जब ये इसका रेट जो है इस K2 से ज़्यादा होगा जिसमें इंटरमीडिएट आगे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये फर्स्ट स्टेप जो है ओवरऑल ये फास्ट हो जाएगा और सेकंड स्टेप स्लो हो जाएगा और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाएगा। और अब ये जो CH बॉन्ड है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक होगा इस केस में, और इस किस्म के रिएक्शन जो हैं दे विल स्टार्ट शोइंग आइसोटोपिक इफेक्ट। अब हम एक दो एग्जांपल से इस बात की वजाहत करेंगे कि ये देखें, ये एक कंपाउंड है जो कि फिनोल है और इसका नाम अल्फ़ा नेफ्थोल है और सब्सटीट्यूटेड अल्फ़ा नेफ्थोल है। तो इस पर ये एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है डाईएज़ोकेटाइन। तो इस रिएक्शन को डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। तो इट आल्सो फॉलोज द अरेनियम आयन मैकेनिज्म और इसमें फर्स्ट स्टेप जो है ये आप देख रहे हैं कि रिवर्सिबल है और इसमें एक अटैक होने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आयन बनता है और बाद में इसमें से लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है और ये प्रोडक्ट जो है वो फाइनल बन जाती है। हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस इलेक्ट्रोफाइल, बट ये नॉर्मल अरेनियम आयन रिएक्शन की तरह इसमें रिवर्सिबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो फास्ट है और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो है, जैसा कि अरेनियम आयन मैकेनिज्म में होता है। लेकिन अगर आप इस फिनोल को देखें, ये बीटा नेफ्थोल है और इसमें ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है ये इस कार्बन पर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा। अब इसमें से लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट ड्यू टू द स्टेरिक एंट्रेंस, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन दिस बल्की इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस बल्की ग्रुप, इट इज़ फ्लैंक्ड बिटवीन दीज टू बल्की ग्रुप्स। सो अप्रोच ऑफ बेस जो है टू रिमूव दिस हाइड्रोजन आयन दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट। सो दिस
यूजली ये जो स्टेप होता है फास्ट होता है, लेकिन इस स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन जो इसमें से स्लोली होगा और फर्स्ट स्टेप जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो चूंकि अब इस रिएक्शन में जो है सेकंड स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गया और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो दैट इज़ वाई इट स्टार्ट शोइंग आइसोटोपिक इफेक्ट, और इस केस में KH और KD की जो रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू 6.55, यानी ना सिर्फ आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा है। इसके अलावा जो है ये एक और आइसोटोपिक इफेक्ट की एविडेंस है जो कि इसको जो है अरीनियम आयन मैकेनिज़्म को सपोर्ट कर रही है या इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें MR3 जो है ये ग्रुप लगा हुआ है, और ये MR3 क्या है इसको नीचे मेंशन किया हुआ है। इसमें M जो है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन या लेड है, यानी कार्बन के अलावा चौथे ग्रुप के कोई एलिमेंट है, और इसमें R जो है वो मिथाइल या इथाइल वो यूज़ हो सकते हैं। तो इसका ये हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन है जिसमें ये OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन आयन पैदा होता है और उसका ये एरोमेटिक रिंग पर अटैक होता है और ये अरीनियम आयन जो है वो बन रहा है, और बाद में इस अरीनियम आयन में से ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है और सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट है। तो ये अरीनियम आयन मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर इसमें हम ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, इसको अगर रिप्लेस कर दें इफ़ H3O पॉजिटिव इज़ रिप्लेस्ड बाय D3O पॉजिटिव, यानी ड्यूटेरेटेड हाइड्रोनियम आयन जो है उसके साथ रिप्लेस कर दें, तो फिर क्या होगा, OH बॉन्ड की बजाय OD बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और जो कि स्लोली ब्रेक होगा। और चूंकि ये OH बॉन्ड और OD बॉन्ड जो है इस रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक होंगे, तो दैट इज़ वाई इट शुड शो द आइसोटोपिक इफेक्ट। और इट हैज़ बीन नोटेड कि इसमें KH और KD की रेशो जो है वो 1.55 से 3.05 की रेंज में होती है, यानी ये रिएक्शन जो है वो अरीनियम आयन मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहा है और ये प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। अगली एविडेंस जो है वो आइसोलेशन ऑफ अरीनियम आयन है। यूजली ये जो अरीनियम आयन होता है, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द readily converted into the product। इसका लाइफ टाइम जो है वो शॉर्ट होता है, लाइफ स्पैन जो है शॉर्ट होता है, हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती है। लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, this areनियम आयन कैन बी मेड स्टेबल enough to be isolated from the reaction mixture। फॉर एग्जांपल ये 2-3 एग्जांपल जो हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसे कॉमनली मेजिटाइलिन भी कहते हैं, एंड इट इज ट्रीटेड विद इथाइल फ्लोराइड in the presence of lewis acid boron trifluoride at this extremely low temperature -80 degree centigrade। तो this अरीनियम आयन जो है that is formed। इसमें ये होता है कि ये ल्यूइस एसिड फ्लोराइड आयन को जो है वो निकाल लेता है और ये इथाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और इसका इस पोजीशन पर बिटवीन दीज टू मिथाइल ग्रुप ये अटैक होता है और इस तरह ये अरीनियम आयन बनता है। अब ये अरीनियम आयन एक ऑरेंज साल्ट के तौर पर रिएक्शन मिक्सचर में से आइसोलेट किया गया है। तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह जो है वो 2 फैक्टर हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। एक तो ये प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं इस पर जो मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन को, अरीनियम आयन को स्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि एक ये काउंटर नेगेटिव आयन जो है टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन जो है वो इसके साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएट हो जाता है और एसोसिएट हो के एक लैटिस की फॉर्म में, सॉलिड लैटिस की फॉर्म में चला जाता है।
तो और तीसरा इसमें फैक्टर ये है इसकी स्टेबिलिटी का, वो ये कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो है की वजह से ये इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और ये स्टेबल हो जाता है। तो अब इसको अगर थोड़ा हीट करें और टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये नॉर्मली इसमें से रिएक्शन कंप्लीट होगा, अगला स्टेप होगा यानी हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं तो फिर ये एक ऑरेंज साल्ट के तौर पर इस रिएक्शन में मौजूद होता है और ये आइसोलेट किया जा सकता है। अगली एग्जांपल जो है ये है हेक्सा मिथाइल बेंजीन है ये, और इसका नाइट्रेशन जो है ये इस नाइट्रेटिंग एजेंट से की जा रही है विच इज़ नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसके साथ इसे ट्रीट करते हैं तो ये अरीनियम आयन जो है ये आइसोलेट किया गया। और इसकी स्टेबिलिटी की वजह भी प्रेजेंस ऑफ 6 जो हैं मिथाइल ग्रुप्स हैं और दूसरा ये काउंटर नेगेटिव आयन है। और ये इसमें से सेकंड स्टेप इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ये मिथाइल ग्रुप है। ये जो लाइनें होती हैं, ये खाली लाइनें रिंग पर जो लगी होती हैं, ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो अब ये हाइड्रोजन आयन का लॉस जो है वो इसमें इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये सेकंड स्टेप इसमें नहीं हो सकता और ये इंटरमीडिएट अरीनियम आयन आइसोलेट किया गया। इसी तरह ये बेंजो ट्राईफ्लोराइड है, इसको जब नाइट्राइल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इंटरमीडिएट जो है वो बनता है जो कि येलो साल्ट के तौर पर इसमें से आइसोलेट किया गया। तो ये तीनों का जो आइसोलेशन है इट बिकम्स एन ऑथेंटिक एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ अरीनियम आयन इन द रिएक्शन मिक्सचर। नेक्स्ट ये डिटेक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट बाय C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें ये है कि हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट तो नहीं करेंगे बट उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के साथ उसकी प्रेजेंस को जो है वैलिडेट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। जैसे ये बेंजीन जो है सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, इसको जब इस HF के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ल्यूअस एसिड एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SOCl2 ClF SO2 F2 एट -134 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये अरीनियम आयन बनता है जिसे हम बेंजीनोनियम आयन यानी सिंपलेस्ट अरीनियम आयन बेंजीन रिंग से ये इस तरह प्रिपेयर किया गया है इस ल्यूअस एसिड के साथ। और इसमें ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और जो चार्ज है वो 3 कार्बन पर है, 1, 3 और 5 कार्बन पर जो है वो चार्ज है, यानी ये 1, 3 और 5 कार्बन जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और एज़ कंपेयर टू 2 और 4 कार्बन जो कि रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हैं। और ये कार्बन जो है ये जहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब ये C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेरियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम्स। तो अब अगर आप देखें तो ये इसमें जो कार्बन नंबर 1, 3 और 5 जो कार्बन हैं इनकी जो पीक्स हैं वो केमिकल हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ उनकी हैं, यानी 1, 3 की 186.6 है और 1 और 5 की और 3 की जो है 178.1 है, क्योंकि इन 3 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और ये हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू इस स्पेक्ट्रम में शो कर रही है एज़ कम्पेयर टू 2 और 4। 2 और 4 जो है इस पर 136.9 जो है केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं रिलेटिवली, तो इसलिए इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू लो है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ऑल दीज दे कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बेंजीनोनियम आयन इन द मिक्सचर। नेक्स्ट है
फोर्थ एविडेंस जो है वो ट्रैपिंग ऑफ अरेनियम आइन इंटरमीडिएट है बाय न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम नाइट्रोनियम आयन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाला अरेनियम आयन जो है वो बनता है। और इस अरेनियम आयन में से लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के बजाय मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए ये आगे फाइनल प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। तो अगर हम इसमें एस्टिक एसिड जो है वो डाल दें रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल होती है। एस्टिक एसिड का यहाँ पैरा पोजीशन पर जो है वो अटैक होता है, और इस तरह हमें ये एक डाईइन जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में से मिलता है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस डाईइन शो दैट कि ये जो है अरेनियम आयन जो है वो ट्रैप हो गया इन द फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड डाईइन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस जिनमें हम ना तो इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं, ना हम इंटरमीडिएट को फिज़िकली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक तीसरा मेथड है ट्रैपिंग ऑफ द अरेनियम आयन, कि हम कोई ऐसा ट्रैप उसमें डालते हैं। जैसे एस्टिक एसिड का हमने इसमें ट्रैप जो है वो ऐड किया, जिसने इसको डाईइन में चेंज कर दिया, और डाईइन का बनना जो है डाईइन की फॉर्म में ये ट्रैप में आ गया है इंटरमीडिएट। ये इस अरेनियम आयन की फॉर्मेशन के बगैर ये डाईइन नहीं बन सकता था, तो इसकी बनना ये शो कर रहा है कि ये अरेनियम आयन इस रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है। और आखिरी पॉइंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ पाई कम्प्लेक्स, कि इसमें अरेनियम आयन मैकेनिज़्म में सम पीपल सजेस्टेड कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स, जब पॉजिटिव आयन का एरोमेटिक रिंग पर ऐसे अटैक होता है, तो एरोमेटिक न्यूक्लियस जिस पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव आयन के दरमियान एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन जैसे डेवलप होता है, कोई ट्रू बॉन्ड जो है वो नहीं बनता। तो सच टाइप ऑफ कम्प्लेक्स इज कॉल्ड पाई कम्प्लेक्स। तो बाद में जो है इसमें अगर ट्रू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड द रिंग, तो इसको हम सिग्मा कम्प्लेक्स कहते हैं। तो यानी सम पीपल सजेस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स पाई कम्प्लेक्स इज फॉर्म, और फिर इस सिग्मा कम्प्लेक्स में से नॉर्मली उसी तरह हाइड्रोजन आयन का लॉस होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो ये प्रेजेंस ऑफ पाई कम्प्लेक्स जो है इट कैन बी वेरीफाइड कि दिए हुए रिएक्शन में अरेनियम आयन जो है वो मौजूद है या पाई कम्प्लेक्स मौजूद है, कौन सा दोनों में से बना है। तो इट कैन बी पाई कम्प्लेक्स और अरेनियम आयन कैन बी मेड एट विल, यानी इट इज़ अप टू अवर डिस्क्रिशन कि हम कुछ रिएक्शन में अगर हम फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन, आयोडीन, पिक्रिक एसिड, HCl और सिल्वर आयन, इनके साथ ये अरेनियम आयन यानी सिग्मा कम्प्लेक्स या पाई कम्प्लेक्स जो है वो आप बना सकते हैं एट योर विल। आप चाहें तो अरेनियम आयन बना सकते हैं, चाहे तो सिग्मा कम्प्लेक्स बना सकते हैं, फिर दोनों की प्रेजेंस को वेरीफाई कर सकते हैं बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर हम ये हाइड्रोकार्बन लें टोलुइन और इसको सिंपली HCl के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूवस एसिड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो इस केस में जो है ये सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा, यानी हाइड्रोजन आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है और आर्थोकार्बन के दरमियान जो है एक ट्रू कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसको हम सिग्मा कम्प्लेक्स कहेंगे। और अगर आप यही रिएक्शन जो है वो ल्यूवस एसिड कैटलिस्ट के बगैर जो है अगर आप करते हैं, तो फिर सिग्मा कम्प्लेक्स के बजाय जस्ट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ये डेवलप हो रहा है, पाई कम्प्लेक्स बन रहा है। तो दोनों की प्रेजेंस जो है उसको वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन जिनमें ये सिग्मा कम्प्लेक्स होता है वो यूजली आयंस की मौजूदगी की वजह से वो कलर्ड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं, और उनमें ये हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज भी हो सकता है। अगर आप यहाँ DCl यूज़ करेंगे तो यहाँ ड्यूटेरियम भी आ सकता है।
तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, हैवी आइसोटोप एक्सचेंज जो है वो मुमकिन है इसमें। जबकि इस केस में पाई कम्प्लेक्स में एज देयर इज़ नो ट्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो एक तो ये कलरलेस सोल्यूशन होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और ऐसे सोल्यूशन जो हैं उनमें कोई आइसोटोपिक एक्सचेंज जो है वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई ट्रू कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, जस्ट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। That is all for today.